नमस्कार। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब सच में। हम बात कर रहे हैं 2001 के उस खौफनाक भारतीय संसद हमले के मास्टरमाइंड की। कैसे एक आम सा दिखने वाला शख्स इतना बड़ा खतरा बन गया और कैसे एक सीक्रेट ऑपरेशन ने उसका खेल खत्म किया। चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। अब शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना कि 2003 में बीएसएफ की एक आम सी रूटीन गश्त ने आखिर कैसे इस पूरे इलाके के सबसे मोस्ट वांटेड मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दिया। मतलब एक छोटी सी सुरक्षा जांच और इतना बड़ा खुफिया नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कैसे हुआ ये सब? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। भाग 1 नाकाम साजिश। समय था जुलाई 2003। जगह श्रीनगर। तो माहौल कुछ ऐसा था। भारत के प्रधानमंत्री शहर के दौरे पर आने वाले थे। अब आप समझ ही सकते हैं ऐसे में सिक्योरिटी कैसी होती है। पूरा श्रीनगर सच में एक अभेद्य किले में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा, एकदम सख्त लॉकडाउन। इसी बीच रूटीन गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों की नजर एक लड़के पर पड़ती है। घाटी की उस ठिठुरती ठंड में भी ना वो लड़का बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, एकदम घबराया हुआ। बस उसकी इसी घबराहट ने जवानों का सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट कर दिया और उन्होंने उसे वहीं रोक लिया। और यकीन मानिए जब उसकी तलाशी ली गई तो जो सच सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो लड़का जिसका नाम अंसार था, असल में पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया एक सुसाइड बॉम्बर था। उसके शरीर पर भारी मात्रा में आरडीएक्स और सर्किट्स बंधे हुए थे और उसका सीधा टारगेट कौन था? देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो ये था कि इस मोहरे की डोर जिसके हाथ में थी ना, पर्दे के पीछे बैठे उस मास्टरमाइंड का नाम था गाजी बाबा। अब ये गाजी बाबा आखिर था कौन? चलिए चलते हैं भाग 2 की तरफ, मास्टरमाइंड का उदय। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 के दशक की बात है। राणा ताहिर नदीम नाम का एक शख्स अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग ले रहा था। फिर 90s के दशक में उसकी मुलाकात होती है मौलाना मसूद अजहर से और वो जल्द ही उसका सबसे भरोसेमंद दायां हाथ बन जाता है। लेकिन कहानी पलटती है फरवरी 1994 में, जब मसूद अजहर भारत में गिरफ्तार हो जाता है। ताहिर कसम खाता है कि वो अपने आका को छुड़ा कर रहेगा और इसी कसम के साथ 1994 के बाद वो एक नया और बेहद खौफनाक रूप ले लेता है जिसे दुनिया ने जाना गाजी बाबा के नाम से। अब देखिए, इस गाजी बाबा के ऑपरेशनल सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं थी, एकदम फुल प्रूफ। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए उसने सिर्फ पाकिस्तानी और अफगानी बॉडीगार्ड्स ही रखे, किसी कश्मीरी को पास फटकने तक नहीं दिया। वो हमले के जो भी ऑर्डर्स देता था वो सिर्फ 1-on-1 मीटिंग में देता था। क्यों? ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो मुख्य जानकारी लीक ना हो। पहलगाम में सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में उसके 3 मोबाइल कैंप चलते थे और फंडिंग वो दुबई के हवाला नेटवर्क्स के जरिए आती थी। और अगर उसे किसी पर मुखबिर होने का हल्का सा भी शक हो जाता ना, तो उसे सरेआम दर्दनाक मौत दी जाती थी। खौफ इतना था कि इंटेलिजेंस के लिए उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। भाग 3 खौफ का नया तांडव। एक ऐसा दौर जिसने हिंसा की सारी हदें पार कर दी। जैसे जैसे समय बीता उसके हमलों का पैमाना और भी बड़ा होता गया। 1994 और 1995 में विदेशी पर्यटकों का अपहरण, अल फरान वाला मामला। फिर आया 1999 का वो कुख्यात IC-814 विमान अपहरण, जिसने आखिरकार उससे मसूद अजहर को छुड़ाने में कामयाबी दिला ही दी। इसके बाद अप्रैल 2000 में बदामी बाग में हुआ वो फिदाइन हमला और फिर दिसंबर 2001 में वो हमला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला। इन सभी बड़ी और दिल दहला देने वाली घटनाओं के पीछे उसी एक इंसान का दिमाग था। अगर हम उसकी रणनीतियों पर गौर करें तो शुरुआत में वो सीधे सेना से भिड़ने से बचता था, लेकिन फिर उसने अपना तरीका बदला। उसने करीब 300 कट्टर युवाओं की अपनी एक पूरी प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली। इनका बुरी तरह ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि उन्हें फिदाइन यानी सुसाइड अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उसके पीछे पड़ी थी। जुलाई 2001 में उसे पकड़ने का एक बहुत ही शानदार मौका हाथ लगा भी था। प्लान था कि उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जाए। सब सेट था, लेकिन सिस्टम के अंदर ही बैठे एक गद्दार ने ये खबर गाजी बाबा तक पहुंचा दी और वो वहां से साफ बच निकला। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पहुंच कहां तक थी और वो कितना चालाक था।
भाग 4 इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू, और यहीं से शुरू होता है कोड को क्रैक करने का असली खेल। तो चलिए कहानी में वापस जुलाई 2003 में चलते हैं। आपको याद है वो सुसाइड बॉम्बर अंसार जो शुरुआत में पकड़ा गया था? पहले तो उसने मुंह खोलने से साफ इनकार कर दिया। वो मार खाने को तैयार था पर बोलने को नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने यहाँ फिजिकल फोर्स की बजाय एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने गुड कॉप वाला तरीका अपनाया। उसे प्यार से समझाया कि भाई, तुम्हारे आका तुम्हें सिर्फ एक मोहरा समझते हैं, तुम्हारी जान की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। पुलिस ने उसे एक सुरक्षित जीवन और नौकरी का भरोसा दिया, और बस ये ट्रिक काम कर गई। अंसार टूट गया। और फिर उसने वो बात उगली जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अंसार ने कबूल किया, देखिए मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं रोज वायरलेस पर उससे सुबह 9:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे बात करता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये तो वो ब्रेक थ्रू था जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सालों से शिद्दत से तलाश थी। 39 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं था, ये गाजी बाबा का वायरलेस कोड नेम था। बीएसएफ के जो वायरलेस ऑपरेटर थे ना, उन्होंने इस कोड को तुरंत पहचान लिया। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता था तो ये 39 कोड वाला शख्स ही वायरलेस पर सबसे ज्यादा जश्न मनाता सुना जाता था। अब जब तय समय पर अंसार ने गाजी बाबा से रेडियो पर बात करने की कोशिश की तो वो मास्टरमाइंड इतना चालाक था कि उसे तुरंत शक हो गया। ऐसा लगा जैसे जाल बिछने से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अंसार ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक आखिरी और एकदम हताश चाल चली। उसने रेडियो पर कहा, मैं एक कारपेंटर को जानता हूं जो बहुत ही शानदार गुप्त ठिकाने और छिपे हुए कमरे बनाता है। और दोस्तों, यही वो एक वाक्य था जो इस खूंखार मास्टरमाइंड के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। भाग 5 नूरबाग रेड। अब हम पहुंच रहे हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स के करीब। उस कारपेंटर को तुरंत पकड़ा गया और उससे मिली जानकारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सीधा गाजी बाबा के दरवाजे पर ला खड़ा किया। तारीख थी 30 अगस्त 2003, सुबह के बज रहे थे 4। कमांडेंट एन दुबे के नेतृत्व में 9 कमांडोज की एक एलीट टीम नूरबाग के एक रिहायशी इलाके में पहुंचती है। वायरलेस पर एक आखिरी बार उसी 39 कोड का सिग्नल इंटरसेप्ट किया गया था, जिससे ये 100% पक्का हो गया था कि शिकार इसी इमारत के अंदर मौजूद है। टीम ने बहुत ही सावधानी से बिना कोई आवाज किए उस 3 मंजिला मकान में एंट्री ली। तलाशी शुरू हुई, ग्राउंड फ्लोर चेक किया, एकदम खाली। पहली मंजिल पर गए, वहां भी कोई नहीं। दूसरी मंजिल, वो भी पूरी तरह खाली। सोचिए उस वक्त कमांडोज का तनाव किस लेवल पर होगा। लेकिन जब टीम तीसरी मंजिल पर पहुंची तो उनका दिमाग ठनका। उन्होंने नोटिस किया कि यार, कमरे के अंदर का जो स्पेस है ना, वो बाहर से दिखने वाली इमारत के बनावट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ थी। फिर कारपेंटर के बताए इशारे पर कमरे में रखी एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल की जांच की गई। उसका शीशा, वो कोई आम शीशा नहीं था। दरअसल वो एक सीक्रेट कमरे का दरवाज़ा था, और उस खुफिया कमरे के अंदर एक पूरा हाईटेक सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा का लाइव फीड चल रहा था। मतलब गाजी बाबा अंदर बैठा बैठा अपनी मौत को दरवाजे पर खड़ा हुआ लाइव देख रहा था। जैसे ही बीएसएफ के एक जवान ने अपने हथियार से उस शीशे को तोड़ा, बस वहीं से एक बेहद खौफनाक और लंबा एनकाउंटर शुरू हो गया। अंदर से तुरंत AK-47 की अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। आतंकियों ने एक हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड बाहर फेंका, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। कमांडेंट दुबे बुरी तरह घायल हो गए। उनका दायां हाथ लगभग शून्य पड़ गया। लेकिन घायल दुबे ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ से सर्विस वेपन उठाया और एक के बाद एक 14 राउंड फायर किए। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। लगातार 10 घंटों तक भारी जवाबी कार्रवाई चली और उस खुफिया कमरे को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस 10 घंटे लंबे ऑपरेशन के खत्म होने के बाद आखिरकार एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। मास्टरमाइंड गाजी बाबा और उसका एक साथी वहीं मारा गया। हालांकि इस कामयाबी की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। बीएसएफ ने अपने एक बेहद वीर जवान बलबीर सिंह को खो दिया और 8 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए। कमांडेंट एन दुबे को उनके इस अदम्य साहस और लीडरशिप के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और अगर स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें ना, तो इस ऑपरेशन ने उस पूरे क्षेत्र के आतंकी नेटवर्क की कमर ही तोड़कर रख दी थी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना बनता है, क्षेत्रीय सुरक्षा का भविष्य।
आखिर एक छोटे से बिल्कुल अप्रत्याशित इंटेलिजेंस इनपुट पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। सोचिए, पसीने से लथपथ एक घबराए हुए लड़के को रोकने के उस एक फैसले ने एक ऐसे अभेद्य नेटवर्क को निस्तनाबूद कर दिया जिसे भेदना पूरी तरह से असंभव माना जाता था। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सतर्कता और सही समय पर दिखाई गई सूझबूझ कैसे इतिहास का रुख मोड़ सकती है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और इन चीजों पर विचार करते रहिए।